जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने किस तरह हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है उसे किस तरह तैयार करें। और आपके बहुत सारे प्रश्न इस बारे में भी थे कि सर अपने हिंदी में रचनाएं बहुत सारी हैं और उनको याद करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ये पता नहीं लग पाता कि कौन सी रचनाओं को याद रखें, कौन सी रचनाओं को छोड़ें। और मान लो रचना याद कर भी ली जाती है तो उनके प्रकाशन वर्ष याद नहीं होते, क्योंकि अपने फर्स्ट ग्रेड में 2-3 प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी आते हैं, उनको क्रम से अनुसार जमाने से भी आते हैं। और कई जो प्रश्न जैसे नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में उनके तो प्रकाशन वर्ष के 3-4 प्रश्न आते हैं। और उसी तरह एक प्रश्न ये भी था कि मान लो प्रकाशन वर्ष भी याद कर रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक में तो प्रकाशन वर्ष किसी रचना का कुछ अलग दे रखा है और किसी दूसरी पुस्तक में अलग दे रखा है, तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्रकाशन वर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या काव्य शास्त्र है, तो उसको किस तरह तैयार करें ताकि वो स्थायी रूप से याद भी हो और अपने एग्ज़ाम सफलता में सहायक भी हो। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और जैसे कि रचनाओं के बारे में बात करें, रचना याद नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले ये करें कि सबसे पहले तो आपको कोई भी पुस्तक जो आप पढ़ते हैं उसे कम से कम 2 बार तो इस तरह पढ़ लेना चाहिए। भले उसमें कुछ भी आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन आपको 2 बार तो, भले ही 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी जितनी जल्दी हो सके पढ़ सको, उस तरह उसे निकाल लो। फिर उससे क्या होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात है कि आप जब पूरी किताब को पढ़ लोगे तो आपके माइंड में थोड़ी-सी 10% तो स्टोरी क्रिएट हो ही जाएगी कि इस पुस्तक में क्या-क्या है और मैंने क्या पढ़ा है। जब दोबारा पढ़ोगे तो वो जो 10% है वो बढ़ जाएगा, वो 30 से 40% तक आ जाएगा। और जब तीसरी बार पढ़ोगे तब आपको लगने लग जाएगा कि यार इस कवि से इतने प्रश्न आते हैं, या इस कवि से ये इस कवि की रचना इम्पोर्टेंट है और इस कवि की ये रचना इम्पोर्टेंट है। मान लो जैसे कि छायावाद पढ़ रहे हैं, तो छायावाद में अपन जानते हैं 3-4 कवि मुख्य हैं जिनको याद करना है। इसी तरह से राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं अगर भक्ति काल में, तो हम जानते हैं कि हमने रामानुजन जी पढ़ने हैं और अपने को ये जो है तुलसीदास जी पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अपन निर्गुण पढ़ते हैं तो कबीरदास जी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इन्हीं के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है और इन्हीं की रचनाओं को याद करना रखना होता है। बाकी जो कुछ अन्य जो कवि होते हैं जिनकी रचनाएँ पूछी जाती है तो वो बहुत ही कम होती है। मान लो अगर 2-3 प्रश्न अगर आते भी हैं और अगर हमें नहीं आते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य-मुख्य कवि अपन जब पढ़ते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि भाई यार ये कवि इंपॉर्टेंट है, इसकी रचनाएँ ज़रूर पूछी जाती है, तो ये याद करना ज़रूरी है। पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो आपने 3 बार पढ़ लिया है और मुख्य जो कवि जी मान लो अपना रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी रचनाएँ हैं वो आपको याद नहीं हो पा रही है। तो आप ये देखो कि मुझे कितनी रचनाएँ उनकी है जो याद है। मान लो अगर उनकी 10 रचनाएँ हैं, 10 में से अगर आपको 4 रचनाएँ भी याद हैं और 6 रचनाएँ आपको याद नहीं हो रही है, तो उनको ऐसा करो कि आप एक कागज़ में लिख लो और आप जहाँ पढ़ते हो, अगर स्टडी रूम है अपने, आपका स्टडी रूम है उसमें, या फिर अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वो जो सामने दीवार होती है उस पे चिपका दो उसे। और दिन में कम से कम 3 से 4 बार उन्हें पढ़ो। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि वो आपके जो दिमाग में धीरे-धीरे स्थायी रूप से वो बैठने लग जाएगा। इस तरह जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना याद होती है, उसके बाद दूसरे कवि की रचना को ले लो, उनको लिखो और उनको याद करो। इस तरह रचना याद करने का तरीका ये होता है। मैंने खुद ने भी इसी तरह रचना याद की है। और जब आपको रचना याद हो जाती है तो फिर प्रकाशन वर्ष याद करना है। उससे पहले प्रकाशन वर्ष का सोचना भी नहीं है, क्योंकि रचना ही याद नहीं है तो प्रकाशन वर्ष याद करके कोई फ़ायदा होना नहीं है। और उससे क्या है, इतना तनाव भी नहीं लेना है। मान लो रचना याद कर ली, रचना याद नहीं हो रही, फिर प्रकाशन वर्ष भी याद कर रहे हैं, तो फिर दिमाग में लोड बढ़ जाएगा और जो मुख्य जो रचना याद होनी चाहिए वो भी रचना याद नहीं हो पाएगी। पहली बात है। दूसरी बात कि प्रकाशन वर्ष का जो कन्फ्यूजन होता है, तो ये है कि आपको जो भी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें वो जो प्रकाशन वर्ष दे रखा है, उसी प्रकाशन वर्ष को आप याद कर लो। कन्फ्यूजन आता है तो आने दो, उसको छोड़ दो बिल्कुल ही। क्योंकि क्या होता है कि आप 2 किताबों से प्रकाशन वर्ष को लिखोगे, याद करोगे, तो दोनों को याद नहीं रख पाओगे। अगर मान लो एग्ज़ाम में 2 प्रश्न में अगर प्रकाशन वर्ष के आते हैं, तो कन्फर्म में कम से कम 1 प्रकाशन वर्ष का प्रश्न तो आपकी किताब से जो है वही सही निकलेगा। एक गलत भी निकल गया तो उससे ज़्यादा नुकसान होना नहीं है। तो प्रकाशन वर्ष जो है उनको जो भी आपकी किताब से जिस पढ़ रहे हो उसको ही याद कर लो, उससे काम चल जाता है। एक ये है कि ज़्यादा पुस्तकें लेकर नहीं आएँ, क्योंकि ये होता है कि मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम पुस्तकें रखें तभी सफलता मिलती है, क्योंकि ज़्यादा पुस्तकों से भटकाव भी उत्पन्न होता है। एक बात ये होती है कि आप जो भी पुस्तक लेके आते हो तो उस 100% मैटर तो किसी भी पुस्तक में नहीं होता है। तो आप जो मैटर जितना होता है, मान लो हर पुस्तक में कम से कम आपको 85 से 90% मैटर तो मिल ही जाएगा। और अगर आपने वो अच्छे से कवर कर लिया है और उसी को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो एग्ज़ाम में,
तो कन्फर्म है आपके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या आप क्या करते हो कि मान लो एक पुस्तक में 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी पुस्तक से नहीं मिले आपको, तो आप सोचो कि यार ये प्रश्न इस पुस्तक में है नहीं, तो आप दूसरी पुस्तक लेके आओगे। उसमें प्रश्न देखोगे, उसमें वो प्रश्न मिल भी जाते हैं, तो आप 2 पुस्तकें लेके आ गए, फिर मान लो 1-2 प्रश्न उसमें से भी नहीं मिल रहे हैं, फिर अलग लेके आओगे। तो फिर क्या होता है कि एक बार आप तीनों पुस्तकों को तो पढ़ तो लोगे, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर वो जो 80% मैटर आपकी किताब से कवर हो रहा था, उसको आप पढ़ रहे थे और उससे आपका एग्ज़ाम निकल रहा था, लेकिन वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। उसका आप ठीक से रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आपके सामने जो आपकी पुस्तक से थे, वो भी आप सही नहीं कर पाओगे और आप असफल हो जाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि 1 या 2 पुस्तकें रखनी है, उन्हीं को बार-बार रिवीजन करना है, उन्हीं का बार-बार अभ्यास करना है। दूसरी बात ये होती है कि प्रकाशन वर्ष तभी याद करने जब आपको रचना याद होने लग जाए, तब तक प्रकाशन वर्ष का कुछ भी नहीं सोचना, और जब रचना याद हो जाती है, तो फिर प्रकाशन वर्ष मुख्य रचनाओं के याद करो। जैसे कि आज अपन जानते हैं कि जो जो कवि फेमस है, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, तो महादेवी वर्मा की जैसे 4-5 रचनाएँ हैं, तो उनके जो प्रकाशन वर्ष है वो याद कर लो। और सुमित्रानंद पंत है, उनकी कई सारी रचनाएँ हैं, तो लेकिन उनके 2-4 रचनाएँ ऐसी हैं, बहुत सारे जो प्रसिद्ध है, उन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष याद कर लो। सभी कवियों के प्रकाशन वर्ष, सभी कवियों की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष याद नहीं करने होते। और अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर हमें तो प्रकाशन वर्ष याद ही नहीं हो रहे, तो फिर करो ही मत, रचनाओं को याद कर लो, वही काफ़ी है। क्योंकि अगर पूरे 100 प्रश्न अगर आपके हिंदी साहित्य से इतिहास से मान लो अगर आने हैं, तो अगर 4 प्रश्न 2-3 प्रश्न अगर आपके प्रकाशन वर्ष के आएँगे और आप उनको नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं होंगे। आपको जो 95 प्रश्न जो आ रहे हैं वो सही होने चाहिए आपके, उनसे आपका सिलेक्शन होना है। तो दिमाग में ये है कि तनाव नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि छोटी-छोटी बातों का तनाव इतना ले लेते हैं कि जो मेन बात होती है, मुख्य बात, उसी को तो हम भूल ही जाते हैं। तो अब प्रकाशन वर्ष हो गया। दूसरी कई बार ये होता है कि जैसे मान लो कई रचनाएँ ये होती है कि एक ही जो रचना का नाम है, वो 2 कवियों के द्वारा लिखी गई होती है। कोई एक रचना है जो मान लो किसी एक कवि ने भी लिखी, दूसरे कवि ने भी लिखी, तो उनको कैसे याद करें? तो मैं इस तरह याद करता था। मैंने 2-3 पेजों के एक नोट्स बना रखे थे, जिसमें सेम रचनाएँ जो थी वो लिख रखी थी और आगे उनके कवियों का नाम लिख रखा था, और फिर उनकी विधा लिख रखी थी। कोई रचनाएँ, तो वो कहानी है, ये मान लो अगर किसी कवि ने लिखी, तो हो सकता है उसी नाम से किसी ने तो कहानी लिखी हो और उसी नाम से किसी ने उपन्यास लिखा हो। तो इस तरह उनको एक साथ लिख लेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अपने साहित्य से क्लासेस में जो है आपने ये नए बैच स्टार्ट कब करोगे? तो देखो पूरी संभावना है कि दिसंबर महीने में मेरी जॉइनिंग हो जाएगी, और जॉइनिंग होने के बाद जहाँ भी मुझे जॉइनिंग मिलती है उसके बाद में अपना ऑनलाइन जो बैच है वो स्टार्ट करूँगा, और अपन हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण, यानी कि जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, वो साथ-साथ कवर करते हुए चलेंगे। और ये है कि अपना जो जब विज्ञप्ति आएगी, तो उससे पहले अपन अपना बैच स्टार्ट कर देंगे, और आपको 2-3 महीने जो समय मिलेगा उसमें अपन धीरे-धीरे आराम से पूरी तैयारी कर लेंगे। तो अभी तो ये है कि आप सभी तैयारी करते रहें। जो भी आपके डाउट्स आएँ, आप टेलीग्राम जॉइन कर लें, ग्रुप उमाशंकर पंचोली आर्य साहित्य सगर क्लासेस भी, वहाँ पूछें, कमेंट्स करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट्स का जवाब दूँ, और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लें, वहाँ भी अपने अपने प्रश्न शेयर करें, कमेंट शेयर करें और वहाँ पूछें। और ये कि जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, तनाव नहीं लेना है। और इतना कई 1-2 कमेंट इस तरह भी आए थे कि सर कई लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड बहुत कठिन होता है, तो ये भटकाव है, इससे बचना है आपको। कोई एग्ज़ाम कठिन नहीं है। लोग 22-22, 23 साल की उम्र में आईएएस बन रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड बन रहे हो। फर्स्ट ग्रेड इतना कठिन लग रहा है कि आपको, और अगर आप में से नहीं बनोगे, हम में से नहीं बनेंगे, तो फिर कहाँ से आएँगे? तो कोशिश करें कि इस भटकाव से बचें और मेहनत करें, ईमानदार रहें खुद के प्रति, और निरंतर रहें, सक्रिय रहें, पढ़ते रहें, दौरान करें, रिविज़न करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।